तो एक प्रश्न लिखा हुआ है, 1 की पावर 1 गुना 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3, इसी प्रकार से 7 की पावर 7 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा, समझना है। शून्यों की संख्या निकालने के लिए प्रश्न में चाहे कुछ भी दिया हुआ हो, हमको केवल और केवल 2 और 5 के घात से मतलब रखना होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, इसी तरीके से 5 की पावर 5, 6 की पावर 6 और 7 की पावर 7 तक दिया हुआ है। यदि अंत में शून्यों की संख्या पूछे, केवल और केवल 2 और 5 से मतलब रखना है। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं 2 की घात 2 है और 5 की घात 5 है, और भी इसमें 2 की घात है क्या, तो देख रहे हैं हम 4 की पावर 4 में भी क्या है, 2 की घात। 4 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 2 और की पावर 4 मतलब 2 की पावर 8। 6 की पावर 6 में भी देख रहे हैं 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 6। ध्यान रखना है कि अंत में शून्यों की संख्या 2 और 5 के घात पर निर्भर करता है, अर्थात दोनों में से जिसका घात कम होगा अंत में शून्यों की संख्या वही होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आ गया मान लिया जाए 2 की पावर 7 और गुना 5 की पावर 3, इसके अलावा कुछ भी दिया हुआ है 7 की पावर 3, 5 की पावर 3, कुछ भी, ये सब 5 की पावर 3 में 9 की पावर 3 कुछ भी दिया हुआ है, इन सब चीज़ से हमको कोई मतलब रखना नहीं है। केवल और केवल 2 और 5, 2 और 5 में से जिसका घात कम हो जाए, मतलब जो घात कम हो जाए। यहाँ देख रहे हैं 2 का घात 7 है और 5 का घात 3, दोनों में से सबसे कम वाला घात अंत में शून्यों की संख्या होता है। यदि प्रश्न में ये रहता तो अंत में शून्यों की संख्या क्या कम घात हो जाता है 3। यदि मान लिया जाए 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 7 और गुना 3 की पावर 2, इस तरीके से प्रश्न रहे कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा, तो याद रखना है अंत में शून्यों की संख्या केवल और केवल 2 और 5 देखना है। इसके अलावा कुछ भी रहे हमको कोई मतलब नहीं रखना है। मतलब यहाँ 3 से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। देखेंगे 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 7, इनमें से कम वाला घात ही अंत में शून्यों की संख्या होगा। अर्थात 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 में कम वाला घात कौन है, 2। यही क्या हो जाएगा, अंत में शून्य की संख्या। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऊपर वाला प्रश्न पे। ऊपर वाला प्रश्न में क्या दे रखा है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 गुना 4 की पावर 4 गुना 5 की पावर 5, इसी तरीके से 7 की पावर 7 तक। ध्यान रखना है यदि इस सवाल में पूछा जाए आपसे कि दोनों में से 2 और 5 में से किसका घात कम होगा, तो जाहिर सी बात है 5 का घात कम होगा। क्यों, क्योंकि 2 की घात 2 तो यहाँ पर है ही, 4 में भी तो 2 शामिल है। 4 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 8, अर्थात यहाँ हम देखेंगे 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 8, अर्थात क्या हो जाएगा ये 8 2 10। फिर 6 की पावर 6 में भी तो 2 का घात शामिल है, अर्थात 2 और 5 में से घात किसका कम होगा, 5 का। अर्थात कम घात वाला ही क्या होगा, अंत में शून्य की संख्या। अर्थात डायरेक्ट देखा जाए तो अंत में शून्य की संख्या क्या होगा, 5 होगा। यदि इसको बनाना हो तो बस केवल लिखते हैं हम। देख रहे हैं कि अंत में शून्य की संख्या केवल और केवल 2 और 5 से मतलब रखना है। देखते हैं 2 की पावर 2 यहाँ पर है, फिर 4 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 8, 6 की पावर 6 में भी तो 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6, चूँकि 6 की पावर 6 का मतलब 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 6, और मतलब हमको केवल रखना है 2 की पावर 6 से। फिर और भी है क्या, 2 नहीं है, बस 5 की घात कितना है, 5, अर्थात 2 की कुल घात कितना हो गया, 8 2 10 16 और गुना 5 की पावर 5। दोनों में से जो घात कम आ जाए वही अंत में शून्यों की संख्या देता है। बात आ गया होगा समझ में। अब एक और एग्जांपल के तहत हम समझते हैं अंत में शून्यों की संख्या। जैसे
यदि प्रश्न में दे रखा हो 1 की पावर 1 गुना 3 की पावर 3 गुना 5 की पावर 5 गुना 7 की पावर 7 गुना 9 की पावर 9 गुना 11 की पावर 11 गुना 128 के अंत में शून्यों की संख्या क्या है। एक बार फिर से हम वही बात दोहराएंगे। अंत में शून्यों की संख्या जब भी निकालना रहे, केवल और केवल हमको 2 और 5 से मतलब रखना है। अब यहाँ पे प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 1 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 5 है, 7 की पावर 7, 9 की पावर 9 और 11 की पावर 11। अर्थात हमको अंत में शून्यों की संख्या निकालने के लिए केवल 5 से मतलब रखना है। ये सारी चीज़ से कोई मतलब हम नहीं रखेंगे, अर्थात 5 की पावर 5। उसके अलावा और क्या होना चाहिए? 2 का घात। अब देखते हैं क्या पूरे प्रश्न में 2 का घात कहीं मिल रहा है, तो यहाँ तक तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे जब हम बढ़ें तो देखें 2 की पावर 128 है, और 128 का मतलब 2 की पावर कितना? 7 होगा। 2 की पावर 7 होगा, चूँकि 2 की पावर 5 का मतलब 32, 32 गुना 64, 64 गुना 128, अर्थात 128 का मतलब 2 की पावर 7। अब यहाँ हम देख रहे हैं 2 और 5 में से कम वाला घात कितना है? 5, अर्थात अंत में शून्यों की संख्या 5 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, अंत में शून्यों की संख्या तभी होगा जब 2 और 5 दोनों शामिल होगा। ऐसा नहीं कि 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 5 गुना 7 की पावर 7, इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ रहे और यदि पूछा जाए कि इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो इसके अंत में शून्यों की संख्या 0 होगा, क्योंकि अंत में शून्यों की संख्या तभी संभव होगा जब 5 और 2 शामिल दोनों होगा तभी। क्यों? क्योंकि 2 और 5 गुना करते हैं तभी अंत में एक शून्य आता है, अर्थात कम से कम एक शून्य आने के लिए एक 2 का होना जरूरी है और एक 5 का होना जरूरी है। बात आ गया होगा समझ में। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्या को गुना करने पर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। चलो समझते हैं। प्रश्न में क्या कहा कि 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्या को गुना करते हैं तो अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। ध्यान रखना है, सेम बात वही होगा कि अंत में शून्यों की संख्या तभी संभव है जब 2 और 5 दोनों एक साथ शामिल हो, और शून्यों की संख्या अंत में वही होगा जिसका घात कम हो, मतलब 2 और 5 में से जो कम वाला घात होगा वही अंत में शून्यों की संख्या होगा। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्या को गुना करते हैं, अर्थात 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, इसी प्रकार से 100 तक हम गुना करते हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है हमेशा। अच्छा, आपको ये समझना है, यदि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को हम गुना करेंगे तो 2 का घात मैक्सिमम होगा या फिर 5 का घात। तो जाहिर सी बात है कि 5 तक हम यदि गुना कर रहे हैं तो उसमें से 2 का घात 1 हो गया, और 4 में भी 2 का घात, मतलब 5 तक में 2 का घात 3 मिल गया। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो 6 में भी 1 2 है, 8 में 3 2 है, फिर 10 में जा कर के 1 5 है, मतलब 10 तक में मात्र 2 5 मिल रहा है और 10 तक में 2 की संख्या 5 से ज़्यादा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, यदि 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्या को गुना करेंगे
तो 5 का घात कम होगा, और अंत में शून्य की संख्या किस पर निर्भर करता है? जो कम घात हो। तो कम घात हो मतलब हमको 100 तक में 5 का घात कितना है ये निकालना है। तो जब भी 5 का घात निकालना रहेगा हमको क्या करना है? 100 में से 5 से भागा देंगे, अर्थात 100 तक में क्या होगा? 20 घात होगा 5 का। अब 20 जो 5 का घात हुआ उसमें भी तो 5 शामिल है। क्यों? क्योंकि यदि 20 से हम भागा देते हैं तो कुछ संख्या वैसा मिलेगा जैसे 20, 21, 22 और 25 जाएगा, फिर डॉट 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 50 जाएगा। तो 25 में तो हम यदि 5 से भागा दिए तो एक 5 का गिनती हुआ, जबकि 25 में 5 गुना 5 2 घात है। ठीक इसी प्रकार से 50 में भी 2 घात है। अर्थात इस तरीके से हमको फिर वापस क्या करना होगा? 20 में फिर से 5 हम भागा देंगे 4, मतलब भागा तब तक देना है तब तक 5 से कम ना आ जाए। अब जो अंत में बचेगा उसको जोड़ देना है, मतलब अंत में शून्यों की संख्या कितना? 24। बात आ गया होगा समझ में? थोड़ा सा ये चीज़ हमको ध्यान देना है। वैसे सर लोग बता देते हैं कि यदि लगातार 100 तक की संख्या को गुना किया जाए तो करना क्या है कि 100 में से 5 से भागा देना है 20, फिर जो 20 आए फिर 5 से भागा देना 4, 24 जोड़ देना है, मतलब जब तक भागा देना है तब तक कि 5 से कम ना आ जाए। सही बात है कि प्रक्रिया हमारा यही है, लेकिन 5 से भागा क्यों देना है? तो वास्तविक बात यह है कि हम 5 से भागा इसलिए देते हैं ताकि 5 का घात निकले, और 2 से भागा हम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमको पता है कि 2 और 5 100 तक में यदि देखा जाए तो 2 का घात 5 के घात से अधिक ही होगा, और हमको अंत में शून्यों की संख्या निकालने के लिए कम घात वाला का ज़रूरत होता है। तो बात आ गया होगा समझ में कि अंत में शून्यों की संख्या किस पर निर्भर करता है? केवल और केवल 2 और 5 पर। 2 और 5 में से जिसका घात कम होगा तो कम घात वाला ही क्या होता है? अंत में शून्यों की संख्या होता है। थोड़ा सा हम फैक्टोरियल की बात कर लें। अच्छा, एक चीज़ और समझना है यहाँ पे। मान लिया जाए इस तरीके का प्रश्न दिया हुआ हो के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा? अंत में संख्या बराबर घात। तो ध्यान रखना, अंत में शून्यों की संख्या का मतलब सबसे लास्ट अंक देखना है कि सबसे लास्ट अंक में शून्य है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं यदि इस संख्या को जोड़ेंगे तो 0 + 0 0, लेकिन 0 + 1 तो अंत में क्या आएगा? 1। जब अंत में 1 आ गया तो अंत में शून्यों की संख्या 1 भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस टाइप के प्रश्न को समझना है। जैसे एक प्रश्न दे देता है फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 50 के अंत में शून्यों की संख्या बराबर घात। तो ध्यान रखना है ये प्रश्न भी कुछ ऊपर वाला टाइप का ही। जैसे फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर के 100 तक गुना करना। फैक्टोरियल 50 का मतलब क्या होता है? 1 से लेकर के 50 तक को गुना करना। तो ध्यान देना है जब भी जोड़ या घटाव की बात आए तो कम वाला लेकर के चलना है। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं कि इसमें मान ले जाए 4 अंक दिया हुआ था, लास्ट में शून्य की संख्या, इसमें 3 अंक दिया हुआ था और इसमें एक भी अंक नहीं दिया हुआ था, पर आंसर हमारा क्या निकला? ये वाला निकला जिसके अंत में एक भी नहीं, मतलब सबसे छोटा वाला चलना है। तो ठीक यहाँ भी अंत में शून्य की संख्या केवल और केवल 50 फैक्टोरियल पर निर्भर करेगा, इस पर नहीं निर्भर करेगा। हमको करना क्या है? केवल और केवल 50 फैक्टोरियल का निकाल लेना है। 50 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या का मतलब 50 में हमको 5 का घात निकालना है। 5 का घात का मतलब 5 से भागा देंगे, यहाँ 10, फिर 10 में 5 से भागा देंगे 2, अर्थात अंत में शून्यों की संख्या क्या हो गया? 12। कोई दिक्कत? एक दो प्रश्न और चलते हैं इसमें। जैसे एक प्रश्न इस तरीके से भी दिया जा सकता है, 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × 12 × ... × 100।
अंत में शून्य की संख्या बराबर 8। तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या दिया हुआ, 2 से लेकर के 100 तक की संख्या को गुना करने पर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा, समझना है। प्रक्रिया हमारा वही है कि अंत में शून्यों की संख्या पूछे, बस हमें केवल और केवल 2 और 5 देखना है। यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरीके से यहाँ पे 5 मिल रहा है, तो मतलब यदि हम प्रत्येक पद में कॉमन ले लें 2, चूँकि सब में 2 गुना है, जैसे 2 का मतलब 1 गुना 2, 4 का मतलब 2 गुना 2, 6 का मतलब 2 गुना 3, 8 का मतलब 2 गुना 4, इसी प्रकार से 100 का मतलब 2 गुना 50, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 प्रत्येक पद में, तो 2 को साइड से लिख देंगे, अर्थात 2 की पावर 50 तो अलग से आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक में 1 2 शामिल है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इस तरह से 100 तक में 2 50 बार रहेगा, इसको अलग कर दो। फिर क्या बचेगा, 1 गुना फिर इसमें 2 गुना फिर 6 में 3 फिर 8, इसी प्रकार से जाएंगे हम 100 में कितना, 50। अब हमारा प्रश्न क्या बन गया, 1 से लेकर के 50 तक। यहाँ पे अंत में शून्यों की संख्या के लिए इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अंत में शून्यों की संख्या निर्भर करता है 2 और 5 पे, तो 2 तो इसमें है ही, 2 का घात अधिक होगा, लेकिन शून्यों की संख्या डिपेंड करता है कम घात से, और कम घात इसमें किसका होगा, 5 का, तो 5 का कितना घात होगा, तो 5 का घात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 में 5 से भागा देंगे, क्या आ गया 10, फिर वापस 10 में 5 से भागा देना है, ये आ गया 2, जो बचे उसको जोड़ देना है, अर्थात अंत में शून्यों की संख्या 12 आएगा। बात आ गया होगा समझ में। और कुछ प्रश्न हम देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना ... 199। ये अंत में शून्यों की संख्या बराबर है। तो ध्यान रखना है, इसमें अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग देख करके बना सकते हैं। चलो देखते हैं, एक बार फिर से हम वही बात दोहराएंगे कि अंत में शून्यों की संख्या किस पर निर्भर करता है, 2 और 5। मतलब 2 और 5 दोनों एक साथ उपस्थित होना चाहिए, और वो भी गुना के रूप में। 2 और 5 दोनों रहेगा तभी अंत में शून्यों की संख्या आना संभव है। 2 और 5 दोनों नहीं है तो अंत में शून्यों की संख्या नहीं होगा। अर्थात केवल 5 भी आ जाए वो भी नहीं होगा। 2 के साथ 5 को आना है, 5 को साथ 2 के आना है, दोनों साथ में तो अंत में शून्य होगा, नहीं तो नहीं है तो फिर नहीं होगा। बात क्लियर। अब हम प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना ... इसी प्रकार से 199 तक संख्या को गुना करना है। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो संख्या को हम गुना कर रहे हैं ये विषम संख्या का टर्म है, और विषम संख्या में 2 आएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 सम संख्या है। अर्थात इसमें 5 तो जरूर मिलेगा, क्योंकि 5 में भी 5 मिलेगा, आगे बढ़ेंगे 15 में 5 मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे तो 25 में 5 मिलेगा। लेकिन 2 1 से लेकर के 199 तक में एक भी 2 नहीं मिलेगा। अर्थात 5 तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है। अर्थात इस पूरे संख्या को यदि हम गुना करेंगे तो अंत में शून्य की संख्या एक भी नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 तो इसमें है लेकिन 2 नहीं है। हाँ, इस टाइप के प्रश्न में एक चीज़ जरूर पूछा जाता है कि इकाई स्थान का अंक क्या होगा। तो इकाई स्थान का अंक समझने के लिए ध्यान रखना है कि केवल और केवल इकाई स्थान के अंक से मतलब रखना है। और साथ ही साथ यदि गुणा के रूप में कोई प्रश्न दिया हुआ है और कहीं भी एक जगह 5 मिल जाए, तो दूसरा चीज़ खोजना क्या है कि क्या कहीं 5 के अलावा कहीं भी कोई सम संख्या मिल रहा है। यदि सम संख्या मिल जाए तो जाहिर सी बात है 5 को कोई भी सम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो उसके अंत में क्या होगा? 0 होगा। और यदि सम संख्या नहीं है तो 5 को किसी भी विषम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उसके अंत में अर्थात इकाई स्थान पर 5 ही देता है। कोई दिक्कत? तो इसमें इकाई स्थान का अंक भी पूछ देता है, तो ध्यान रखना है यदि कहीं भी गुणा के रूप में 5 मिल जाए तो इकाई स्थान का अंक पूछे तो पहला चीज़ क्या ध्यान देना है कि क्या कहीं सम संख्या है। तो सम संख्या होगा तो अंत में क्या होगा? 0 होगा। और यदि सम संख्या एक भी नहीं मिले तो उसके इकाई स्थान पर 5 होगा। तो आज देखते हैं, समाप्त हो गया। यदि कोई और भी प्रश्न बचे तो फिर हम अगला वीडियो में देख लेंगे। बंद कर दो।